जानते हैं सायरा जी से कि अब वो शो पर क्या बनाने वाली है। सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम? आज हम बनाएंगे कटहल विद एग। कटहल विद एग, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। जी, तो हमें इसके लिए चाहिए कटहल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, अंडा, प्याज, दही, हरा धनिया, टमाटर, नमक। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, ठीक है, और उसमें फिर हम कटहल के ये जो पीस हमने किए हुए ये लेंगे। ये लीजिए। फिर हम इसमें हमने ये 2 अंडे लिए हैं जी, इनको मिक्स करना है, पहले फेंटना है अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, ठीक है। ये क्योंकि इसमें कटहल में जो कोटिंग होगी वो अंडे की होगी, ताकि अंदर से फीका ना रहे, इसलिए हम नमक मिक्स कर देंगे थोड़ा। और फिर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, ताकि सारे कटहल्स पर ये लग जाए। कटहल के क्या फायदे होते हैं सायरा जी? क्योंकि मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये कटहल जो है वो सब्जी ही है एक तो, और दूसरा ये खाने में भी टेस्ट होता है, और इसका टेस्ट कहते हैं बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये गोश्त के हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल गोश्त जैसा होता है। अच्छा। अगर आप इसके शामी कबाब या कबाब बनाती हैं, इसको बॉईल करने के बाद इसके कबाब बनते हैं, तो ये बिल्कुल गोश्त जैसा ही जायका देते हैं। अच्छा, हमारी कोटिंग हो गई है अब जी, तैयार, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, गैस ऑन कर देते हैं। ऑयल हमें इसमें इतना लेना है कि बस ये फ्राई हो जाए, और फिर उसी ऑयल में हमें इसको पकाना भी है, तो इसलिए हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे। जितना मतलब एक सब्जी बनाने में चाहिए होता है, हमें उतना ऑयल चाहिए बस। इसमें दही का इस्तेमाल ग्रेवी के लिए किया जाता है? ग्रेवी के लिए, ठीक है। कटहल फ्राई करने के बाद सायरा जी क्या करेंगे हम? अगर कटहल फ्राई करने के बाद हमें इसको लाइट रखना है, ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, और फिर कटहल इसमें डालकर ग्रेवी में फिर थोड़ा पानी डालकर हम इसको गलाएंगे। तो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़े से तेल में इसे एक बार हम हाँ, अच्छी तरह प्रॉपर्ली सेक लेंगे। तो अब हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। वैसे बहुत से लोग कटहल को जो है वैसे भी खाते हैं एक फ्रूट की तरह। अच्छा जी, तो लेकिन उसके लिए ये होता है कि ये जब पेड़ पर होती है तो तभी अगर पक जाती है बहुत अच्छी तरह से, तो इसको फिर फ्रूट की तरह मीठा हो जाता है ये पकने के बाद। अच्छा, तो ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन ये कच्चा कटहल होता है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इनको निकालेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा स्पून चाहिए। लाइन में पकड़ लीजिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। गैस सिम कर देती हूँ मैं जी। अब इसी ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। ठीक है। जब ब्राउन हो जाएगा जीरा, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है, चला दूं? जी, प्याज हमें सॉफ्ट करनी है। ठीक है। अब देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है जी, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर।
मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जी। हल्दी, और धनिया पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। फिर थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी डालकर हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला भुनने लगेगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। ठीक है। मसाला पूरा भुन जी, जाने के बाद जी दही दही डालेंगे। ऐड करेंगे। दही के साथ मसाला नहीं पकाया जा सकता। नहीं, पका सकते हैं, लेकिन ये होता है कि दही क्योंकि पानी छोड़ती है और ये कटहल जो है वो जल्दी ही गल जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दही के पानी में ही मतलब गल जाए पानी, ताकि कम डालना पड़े। ठीक है। देखिए मसाला तैयार है भुनकर। जी। तो हम इसमें दही डालेंगे। आप स्पून ले दीजिए। चलाते रहिए इसको ताकि ये जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसमें कटहल डालेंगे। तो कटहल डालने के लिए मुझे एक और स्पून दे दीजिए आप, बड़ा। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे, मामूली सा पानी। ठीक है, तो मैं डाल दूं। जी। बस। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ले ये ली दूसरे चम्मच ले। हरा धनिया। अब इसको गलने तक हमें ढककर रखना है। तो सरवर जी अब हम इसको ढकते हैं जी। ताकि अच्छे से गल जाए। जी। तो चलिए नाज़रीन, थोड़ा और इंतजार करते हैं ताकि हमारा जो कटहल है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी जो ये कटहल और अंडे का कॉम्बिनेशन है तैयार हुआ है कि नहीं। आइए जी चेक करते हैं। जी। तो ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो थोड़ा सा हम इसको चमचे से चलाते हैं ताकि मिक्स हो जाए आराम से। तो ये जो है हम थोड़ा वैसा बनाते हैं, सूखा सूखा सा। जी। आसानी से रोटी के साथ जी। ऑफ कोर्स खाई जा सकती है। तो बस अभी इसका ऑयल जो है जब अलग हो जाएगा थोड़ा, तो यानी कि भुन गया है। जी। तो हमें इसको भूनना होता है अच्छी तरह से। ये देखिए आराम से। फिर इसके जो पीसेस होते हैं जी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गोश्त खा रहे हैं, जी। क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पकने के बाद। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हम लेंगे सर्विंग प्लेट और गार्निश के लिए उबला हुआ अंडा। ठीक है, लाइए मैं पकड़ लूं।
तो नाज़रीन बनकर तैयार है कटहल विद एग। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, कटहल और एग का ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया होगा, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कटहल विद एग बनाने के लिए चाहिए कटहल, अंडा, प्याज, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, टमाटर, बॉइल्ड एग, दही, तेल और तेज पत्ता। कटहल विद एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कटहल, अंडा, फिर एक कढ़ाई में जीरा, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और पानी डालकर भूनें। फिर उसमें दही, फ्राई कटहल और हरा धनिया डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से अंडे डालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का, जो इतना मसरूफ रहने के बावजूद हमें अपना वक्त देती हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस आपको अपनी रेसिपीज हमें भेजनी होंगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार मैं सरवत ज़हरा आपकी खिदमत में दोबारा जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। कोल ब्लॉक अलॉटमेंट में मरकजी हुकूमत का एतराफ। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी की बात तस्लीम की। शिवसेना के बाद MNS ने की मोदी की मुखालफत। राज ठाकरे ने कहा, वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवारी के बाद मोदी को वज़ीर आला का ओहदा छोड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन से किया खिताब। कहा, आलमी सतह पर भी लोग रियासतों की जानिब मुतवज्जे। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान पर नैतिक पार्टी का दावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप, मरकज और इंतखाबी कमीशन को जारी किया नोटिस। और देवयानी मामले में हिंदुस्तान को बड़ा झटका। अमरीकी जज ने समाअत की तारीख में तौसी की। देवयानी की अर्जी ठुकराई। और खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने एतराफ किया है कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट के अमल में कुछ गड़बड़ हुई है। अटॉर्नी जनरल GE वाहनवटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोल ब्लॉक फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमतों से मशवरा करके बेहतर तरीके से अलॉटमेंट किया जा सकता था। हालांकि GE वाहनवटी ने वजाहत की कि कोल ब्लॉकों के अलॉटमेंट हुकूमत ने एतमाद की बुनियाद पर किए। यह पहला मौका है जब मरकजी हुकूमत की जानिब से कोल ब्लॉकों की फराहमी के मामले में गलती का एतराफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के एतराफ पर बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका यह सवाल है कि क्या कोयला घोटाले में CBI वजीर आजम से पूछताछ करेगी।
उन्होंने कहा है तो मेरा सवाल है, क्या सीबीआई भारत के प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी? अगर वो 32 से 35 कोल ब्लॉक को कैंसिल करने की बात मान रहे हैं तो मतलब गड़बड़ी हुई है। ये भारत के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। उस समय कोयला मंत्री किसके चार्ज में था? भारत के प्रधानमंत्री के चार्ज में। तो मनमोहन सिंह क्या कोयला मंत्री के रूप में सीबीआई के सामने अपने भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि जब वो कोयला मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट में गड़बड़ पर अटॉर्नी जनरल के अदालत में एतराफ पर जनता दल यू के लीडर शरद यादव ने कहा है कि अब हुकूमत को अपनी गलती तस्लीम करते हुए इसे सुधारना चाहिए। जनरल बोल रहा है, वो बात जो है वो शुरू में हमने कही कि कोल एलोकेशन के सभी मामले कैंसिल होना चाहिए और नए सिरे से एक्शन होकर के उनको देना चाहिए। अब ये एक एक करके केस को अदालत निपटा रही है, तो अदालत जो है वो एक सीमा है उसकी, लेकिन सरकार का फर्ज है कि यदि गलती भी हुई है तो उसको स्वीकार करके अटॉर्नी जनरल कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर सकती? उनको अपनी गलती को स्वीकार करके जो देश की हालत है उसमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए। शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी के वजारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजद होने के बाद मोदी को गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राज ने मुंबई में मुनक्कदा रैली में सरदार पटेल की तारीफ करने पर भी एतराज जताया है। एमएनएस के सरबराह का कहना है कि मोदी को शिवाजी के ताल्लुक से इजहार ख्याल करना चाहिए था, न कि सरदार पटेल का। यही नहीं बल्कि राज ठाकरे ने मुंबई में गुजराती तबके की तरक्की का जिक्र करने पर भी मोदी पर तनकीद की है। वाज़ेह के 2011 में एमएनएस सरबराह ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की सलाहियत रखते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को उनकी नसीहत की जरूरत नहीं है। बढ़ती लोकप्रियता से कई नेता अपने आप को थोड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ रिएक्शंस दे रहे हैं। जहां तक मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके लिए उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। देश का नेतृत्व करते हुए भी गुजरात को प्रगति के पथ पर रखने का काम उन्होंने किया है और अगर उनके भाषण श्री राज ठाकरे जी सुनेंगे तो उनके ध्यान में आएगा मोदी जी गुजरात की बात नहीं करते, मोदी जी देश की बात करते। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब किया। मोदी की तकरीर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की पूरी छाप थी। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के कल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छा दौर यकीनन आने वाला है। मोदी ने कहा कि अब आलमी सतह पर भी तमाम लोग रियासतों से रास्त डील करना चाहते हैं, जो एक अच्छा इशारा है। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान झाड़ू का मामला अदालत में पहुंच गया है। नैतिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी के इंतखाबी निशान झाड़ू पर अपना दावा पेश करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।
अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस सिलसिले में चुनाव कमीशन और मरकजी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने नैतिक पार्टी की अर्जी पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली समाअत फरवरी में होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने ताल्लुक से जारी सर्वे पर खुशी का इजहार किया है। जराये के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए IPSOS के एक सर्वे में आम आदमी पार्टी को काफी बेहतर पोजीशन में बताया गया है। सर्वे के मुताबिक बड़े शहरों में लोगों को आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में यह पार्टी बेहतर रोल निभाए। आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है 44% के आसपास और राहुल गांधी को नकारा जा रहा है लोगों द्वारा। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो चुनाव नजदीक आएंगे तो बहुत सारी चीजें चुनाव के नजदीक आते आते बदलती हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और देश के लोगों के ऊपर है कि वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से लेते हैं। अच्छे से लेंगे तो हम काम कर पाएंगे, हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो और पूरे देश में कर पाएंगे, और नहीं लेंगे तो फिर हम दिल्ली में काम कर ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से जारी इंतखाबी सर्वे पर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इंतखाबी दौर में ऐसे सर्वे आते रहते हैं, लेकिन बीजेपी को अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी है। देश में अब चुनाव तक कई तरह के सर्वे होंगे, कई तरह के जो जनता का जो रुझान है वो भी सामने आएगा, क्योंकि आज जो है वो करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति शुरू हो चुकी है। अब सुशासन के लिए जो समुद्र मंथन है उसमें क्या निकलता है ये देखने की बात है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत को इस्मत दरी के बाद जिंदा जलाई गई लड़की के मामले की CBI जांच के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। अदालत ने रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में 1 हफ्ते में मुतल्ला करने को कहा है। अदालत ने मकतूला के अहल खाना की सलामती को यकीनी बनाने की भी रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। CBI जांच का मुतालबा करते हुए 16 साला मकतूला के वालिद ने हाईकोर्ट से रुजू किया है। अपनी अर्जी में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। शिमाली 24 परगना जिले के माध्यम ग्राम में 16 साला लड़की को उसके घर के नजदीक उसके मकान मालिक ने हवस का शिकार बनाया था। शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर लड़की को जिंदा जला दिया गया था। हमारे पास राष्ट्रपति जी के पास जाने था, इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से मिलने चले गए। फिर वहां से मिलके हम आए। आज जैसे वकील साहब ने हमको बुलाए हैं, उसके लिए क्या सुनवाई है क्या है, इसके लिए हम आज उपस्थित हो रहे हैं। बंगाल सरकार से आपको क्या समझ? कुछ नहीं। बंगाल सरकार से रहता तो हमको एक SP बोलता जो तुम बिहार चला जाओ मोटरी मान के। ऐसा होता? हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा कहानी होता? क्यों होता? हमारे तो 3 महीना से नहीं सब काम चल रहा है, हमको क्यों ब्लैकमेल किया जाता? तो कैसे भरोसा रहेगा? सरकर्दा माओनवाज लीडर उसांडी ने अपनी अहलिया संतोषी समेत हैदराबाद के DGP ऑफिस में खुद सुपुर्दगी कर दी। DGP प्रसाद राव ने बताया कि माओनवाजों में इख्तलाफात की वजह से उसांडी ने खुद सुपुर्दगी की है। DGP ने कहा कि अनकरीब मजीद चंद माओनवाज खुद सुपुर्द होने वाले हैं। इस मौके पर उसांडी ने बताया कि माजी में पुलिस ने उनके अफराद खानदान को हिरासा किया है। ఆయన భార్య సంతోషి మార్కం ఎలియాస్ జైని, ఆవిడ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్ గా ప్రోపగాండా అండ్ ప్రెస్ యూనిట్ లో ఆఫ్ DKSZC అంటే దండకారణ్య స్టేట్ జోనం కమిటీ మెంబర్ గా ఉంటూ వీళ్ళిద్దరూ 2 రోజుల కిందట పోలీస్ కి సరెండర్ అయ్యారనమాట. ముఖ్యంగా GVK ప్రసాద్ ఎలియాస్ గుడ్సా ఉసిండి కడివెండి విలేజ్ దేవరపురం మండల్ వరంగల్ డిస్టిక్ చెందిన వాళ్ళు. సుమారు 28 సంవత్సరాలుగా గత 28 సంవత్సరాలుగా అండర్ గ్రౌండ్ कैडर का उठो उన్నారు. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत।
बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के एक वफाकी जज ने देवयानी खोबरागड़े की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसी की अपील की थी। अमेरिकी सेशन अदालत बराए जनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि इस मामले में समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर देवयानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। जज ने कहा कि मुद्दालय की गिरफ्तारी या इस किस्म के इल्जामात के सिलसिले में समन मिलने के 30 दिनों के अंदर इब्तिदाई समाअत होनी चाहिए, लिहाजा 13 जनवरी की तारीख में तौसी नहीं की जा सकती। देवयानी खोबरागड़े मामले पर जेडीयू का कहना है कि अमेरिका पूरे मुल्क की बेइज्जती कर रहा है। पार्टी लीडर अली अनवर ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले पर सख्त रुख अपनाए और अमेरिका के इस तहकीर आवेज रवैये से मुल्क को निजात दिलाए। दादागिरी कर रहा है, अपमानित कर रहा है हमारे देश को। एक देवयानी का के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश का अपमान है और इसको और भी डिप्लोमेटिक तरीके से सख्त रवैया अपना करके और इस देश का जो ये अपमान झेल रहा है इससे छुटकारा दिलाना चाहिए सरकार को। शिमाली हिंदुस्तान में जबरदस्त ठंड से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सयाहती मकाम शिमला में भी बुरी तरह ठंड पड़ रही है जिससे सयाहों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। ये सुबह शाम इतनी ठंड है कि यहाँ पर ऑफिस जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो पा रही है और ड्यूटी करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। बस इतना टेम्परेचर माइनस हो गया है यहाँ पर कि बहुत बुरी हालत है ठंड से। सर धर्मशाला में मुझे बात तो ऐसे है कि बहुत ठंड बढ़ा दी गई है और ना ही काम करने के लिए मन कर रहा है, ना तो आग जलाने की लकड़ी मिल रही है, तो पत्तों से गुजारा हो रहा होगा। ऊपर अभी भी पहाड़ों में जो है वो बर्फबारी जारी है जिससे जो टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे जैसे मैक्लोडगंज में, तो उन्हें भी जो है वो कमरों में ही दुबकने को जो है मजबूर होना पड़ रहा है। कश्मीर में सयाह ताजा बर्फबारी से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह मशहूर डल झील में देखे जा सकते हैं। सयाह बहुत खुश है और उनका कहना है कि जमीन पर कश्मीर ही जन्नत है। अरे हम लोग मनसबल गए, वहाँ से जो बर्फ चालू हो गई तो यहाँ तक बर्फ ने साथ दिया और आज तो देखते हैं तो नजारा अलग ही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ जो मौसम है अभी ये जो बर्फ गिर रहा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लाइफ में पहली बार देखी है। पहली बार आए हो? हाँ, कश्मीर 2-3 बार आ चुकी बट स्नोफॉल अभी देखा है, विंटर में अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। कैसा लगा कश्मीर का मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के एक हॉस्टल में तालिबात की इस्मत रेजी के वाकये को चंद रोज ही गुजरे हैं कि निजामाबाद जिले में ही इस किस्म का एक और अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। जिले के एक गर्ल्स हॉस्टल की एक तालिबा मां बन गई। इस वाकये के बाद लोगों में हॉस्टलों में तालिबात के मुस्तकबिल और तहफ्फुज को लेकर तशवीश पाई जा रही है।
देही और कबायली इलाकों से ताल्लुक